नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या समाज और देश के लिए एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है। तो इसी को देखते हुए आज बात करने वाले हैं राजनीति में बढ़ते अपराधियों की संख्या। आज इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से और बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से बात करेंगे। यह टॉपिक आपको अवश्य अच्छा लगेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, राजनीति में दिनों दिन यानी कि हर वर्ष जितनी बार चुनाव होता है, प्रायः देखा जाता है कि हर बार राजनीति में अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह समाज और देश दोनों के लिए चुनौती का विषय है। राजनीति में बढ़ती अपराधियों की संख्या की नींव कोई आज की नहीं, यह लंबे समय से चला आ रहा है। हर बार के चुनाव में अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जैसा कि अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राजनीति में पैठ चुकी कुरूपता पर चिंता व्यक्त की है, तो इसी से टॉपिक उभर कर सामने आया। हर चुनाव के बाद राजनीति में बढ़ती अपराधियों की संख्या का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि देश की जनता यानी हम और आप हैं। इनकी मतों को प्राप्त करके वह जीत रहे हैं और राजनीति में अपना स्थान ले रहे हैं। जैसा कि देश की जनता के पास एक पावर है जिसे वोट के नाम से जाना जाता है। आप अपने मत को यानी कि वोट को जिस कैंडिडेट को देंगे वही कैंडिडेट जीतेगा। ऐसे में देश की जनता के पास राजनीति का अनुभव और राजनीति की जानकारी कम होने के कारण धर्म और जाति समुदाय के नाम पर वोट देते हैं, तो कभी डर भय से वोट दे देते हैं। तो ऐसे में जनता की लापरवाही के कारण यानी कि जनता सही कैंडिडेट न चुनने के कारण आज राजनीति में प्रत्येक बार यानी हर बार के चुनाव में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। जैसा कि कहा जाता है कि मतदाताओं की सही समझ लोकतंत्र की रक्षक होती है, यानी कि कोई भी मतदाता यदि अपने मत का यानी कि अपने वोट का सही रूप से प्रयोग करे यानी कि सही कैंडिडेट को चुने, तो देश के विकास में कोई रुकावट नहीं आएगी और साथ ही साथ अपराधियों को देश की राजनीति में घुसने का मौका कम हो जाएगा। ऐसे में जनता को जागरूक होना चाहिए जिससे कि वह देश के विकास में एक नए और एक अनुभवी, शिक्षित एवं ईमानदार उम्मीदवार को चुने, जिससे कि देश के विकास में अवरोध उत्पन्न न हो और अपराधियों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाया जा सके। ऐसे में कहा जाता है कि अभियोजन को चुनना यानी कि मतदाताओं द्वारा यदि सही कैंडिडेट को चुना जाता है, तो इस प्रकार से राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाया जा सकता है। इसी क्रम में आइए देखते हैं राजनीतिक अपराधीकरण के कुछ बिंदुओं के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला बिंदु आश्चर्यजनक है, जिसमें है कि कोई भी कैदी यानी कि जो जेल के अंदर है वह भी चुनाव लड़ सकता है। यदि जेल में बैठा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो सभी कैदियों को भी मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। जैसा कि यह नियम कुछ इस प्रकार से लगाया गया है कि जैसे कि देखा जाता है कि बहुत से लोगों के ऊपर जानबूझकर केस कर दिया जाता है जिससे कि वह जेल के अंदर से वह भी चुनाव लड़ सके, इसलिए यह बनाया गया था। लेकिन इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। जिसके ऊपर संगीन एवं गंभीर आरोप लगे हैं वह जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत करके देश दुनिया को चला रहे हैं। ऐसे में यह देश के विकास में अवरोधक के रूप में कार्य करता है। पिछले दिनों की बात है जब उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधानसभा चुनाव में 8 पार्टियों के ऊपर जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया था क्योंकि इन 8 पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के ब्यौरे को सार्वजनिक नहीं किया था, जबकि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि वह अपने उम्मीदवारों के ब्यौरे को सार्वजनिक करे। लेकिन इन पार्टियों ने उसका पालन नहीं किया और यहाँ तक कि किसी भी पार्टी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जबकि यह एक गंभीर विषय था। इन सब गंभीर विषयों पर पार्टियां विचार नहीं करती हैं। सर्वदलीय बैठक में उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध सभी पार्टियां एक स्वर में उसका विरोध करती हैं। जैसा कि राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या का आप अंदाजा 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव से लगा सकते हैं, जब कुल सांसदों में से
233 सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले थे, जिनमें से 159 के ऊपर गंभीर प्राकृतिक मामले थे। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि एक बड़ा वर्ग यानी कि एक बड़ी संख्या जो राजनीति में है वह आपराधिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वह राजनीति में है। जैसा कि राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने 2018 में सभी पार्टियों को कहा था कि वह अपने उम्मीदवारों को टेलीविजन अखबारों के माध्यम से कम 3 बार सार्वजनिक करे, जिससे कि उसके बारे में लोग स्पष्ट रूप से समझ सके। लेकिन इस पर भी पार्टियों ने गंभीर रूप से विचार नहीं किया और इसमें भी कोई सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नया प्रावधान जोड़ते हुए राजनीतिक दलों में अपराधियों के चुनाव लड़ने के रास्ते को सुगम कर दिया। पहले प्रावधान में कहा गया कि कोई भी उम्मीदवार तब तक अयोग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। यदि किसी भी उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में होता है तो वह चुनाव लड़ सकता है और उसे चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी सांसद या विधायक को तभी अयोग्य माना जाएगा जब का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, उसके पहले उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में आइए देखते हैं कि में चुनाव सुधार की दिशा में तुरंत उठाए जाने वाले कुछ बिंदुओं के बारे में बात करते हैं, जिनमें पहला है कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर देना चाहिए। जैसे कि आप लोग प्रायः गांव में देखते होंगे, जो गांव का प्रधान होता है वह चुनाव तो जीत जाता है, लेकिन उसे अपना नाम तक सही से लिखना नहीं आता है। प्रायः देखा जाता है, हर मामलों में ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि ऐसे भी ग्राम प्रधान हुए जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। तो ऐसे में वह ग्राम का विकास कैसे करेंगे? ऐसे में सरकार को चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास उस न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के योग्य है तभी उसे चुनाव लड़ने दिया जाए, अन्यथा नहीं लड़ने दिया जाए। और दूसरा, उसे पंचायत एवं निकाय चुनाव का अनुभव हो। यदि कोई भी कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसे पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव का अनुभव होना चाहिए। और अगला है कि यदि न्यायालय किसी भी उम्मीदवार को दोषी ठहराती है तो राजनीतिक पार्टियां उसे टिकट न दें। यदि वह देती हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। यदि कोई उम्मीदवार अपने ब्यौरे में धोखाधड़ी करता है यानी कि गलत बताता है तो ऐसे में उसे आजीवन के लिए कर देना चाहिए। और साथ ही साथ जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार मिले। नोटा को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। तो ऐसे में आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।